तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे जो है ठंड के मजे ले रहे होंगे, है ना, रजाई में घुसे पड़े होंगे। और बहुत सारे बच्चे रजाई में घुसे घुसे हाथ में बुक्स होंगी और उसको रीड करते जा रहे होंगे। बीच में पीछे पीछे सोच भी रहे होंगे, अरे यार 15 फरवरी से पेपर है, जल्दी जल्दी कर लूँ, सारा रिवीजन कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, है ना। और लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे वो मस्त आवारा हूँ ऐसे करके, है ना, गाना गाते हुए रोड पर और मस्त जा रहे होंगे और हाथ में कुरकुरे और चिप्स आवारा हूँ। तो इस तरीके से मजे ले रहे होंगे, है ना। लेकिन कोई नहीं, जो आज पढ़ेगा, जो मेरे साथ प्रैक्टिस करता जाएगा क्वेश्चंस की, है ना, उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो सिर्फ मजे ले रहे होंगे रजाई में, रजाई को गर्म करके बस बस मजे आ रहे होंगे, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। जिसको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं वो यहाँ प्रैक्टिस करे, जिसको मार्क्स नहीं लेके आने वो भी प्रैक्टिस कर ले, है ना, कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वही जो हम अपनी सीरीज कर रहे हैं, करो या मरो वाली सीरीज है, डू और डाई, है ना। या तो अभी करो या उसके बाद पछताना पड़ेगा आपको कि मार्क्स नहीं आई है, वो, है ना, पेरेंट्स की बेल्ट, फिर, है ना, सबकी पापा की बेल्ट फिर आपके लिए तैयार होगी, है ना। फिर पापा की बेल्ट फिर तैयार है, आपको पता ही है ना, जब रिजल्ट आएगा फिर पेट में गुड़गुड़ होगी, तो उससे बचना है तो आज प्रैक्टिस कर लो, है ना। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री का चैप्टर जो नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना, उसका क्वेश्चन है, चैप्टर सेकंड है आपका। एंड क्वेश्चन ये है, और इस क्वेश्चन को मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और बार बार रिपीट होता है और इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, है ना। क्यों चांसेस हैं वो समझिए। हाउ हैज द बिजनेस क्लास प्लेड अ रोल इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एक्सप्लेन। तो जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो काफी ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है नेशनल मूवमेंट जो इंडिया में चल रहे थे उस समय पर, है ना। तो काफी बड़े लेवल पर ये हुआ था, जिस वजह से इसकी काफी इंपॉर्टेंस है, तो वो आपको समझना पड़ेगा क्यों। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पूछा गया है कि यहाँ पर जो बिजनेस क्लास थी, क्या, जो बिजनेस क्लास थी, जो व्यापारी वर्ग था, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, उन्होंने किस तरीके से रोल प्ले किया है इस मूवमेंट को सफल बनाने में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ समझिए, मैंने यहाँ पर आपको 5 पॉइंट दिए हैं, उसको आप अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, रिएक्ट बिजनेस क्लास रिएक्टेड अगेंस्ट पॉलिसीज दैट रेस्ट्रिक्ट्स बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस क्लास थी वो क्या कर रही थी, जो पॉलिसीज ब्रिटिशर्स बना रहे थे बिजनेस से रिलेटेड, है ना, व्यापार करने से रिलेटेड जो पॉलिसीज ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई जा रही थी उनको प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो पहली बात आप ये लिख देंगे, रिएक्टेड अगेंस्ट पॉलिसी दैट रेस्ट्रिक्ट बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस एक्टिविटीज जो भी हुआ करती थी, है ना, उनको रेस्ट्रिक्ट करने वाली जो भी पॉलिसीज ब्रिटिशर्स बना रहे थे उनको वो प्रोटेस्ट कर रहे थे या उनके अगेंस्ट रिएक्ट कर रहे थे। दूसरी बात, बिजनेस क्लास वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। तो जो बिजनेस क्लास थी वो जो फॉरेन गुड्स होता था, फॉरेन गुड्स यानी बाहर से मंगाया हुआ माल, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे कि अपनी यहाँ से रॉ मटेरियल लेके चले जाते थे और वहां से क्या करते थे, प्रोडक्ट बनाकर और इंडिया में बेचते थे। मतलब इंडिया का माल ले जाके उससे प्रोडक्ट बना के इंडिया के लोगों को ही बेच रहे हैं और मोटा पैसा कमा रहे हैं, है ना। तो जो बिजनेस क्लास थी हमारी, जो व्यापारी लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, है ना, व्यापार करते थे, उन्होंने सोचा ये तो भाई गलत गलत बात है, यहाँ से सारी चीजें लेके चले जा रहे हैं, वहां से प्रोडक्ट ला रहे हैं और यहाँ पर मोटे दाम पे बेच रहे हैं और हमारा लॉस हो रहा है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट कोई खरीद नहीं रहा, ठीक है। तो दूसरा ये था कि वो दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। तो जो फॉरेन गुड्स आता था यानी बाहर से जो माल आता था उसके अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी, इसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे। तीसरा, टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंडस्ट्रीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मतलब पूरी तरीके से व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई। पहली क्या थी, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में। तो पहली क्या थी, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920, है ना, 1920 में उन्होंने पहली बनाई। दूसरी, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1927 में बनाई, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे FICCI, ठीक है भाई। ये आप लोग याद रखेंगे कि अगर उन्होंने बिजनेस इंडस्ट्रीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मतलब व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन किया यहाँ पर, जो मैंने आपको अभी बता दिया। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मूवमेंट, है ना। जो बिजनेस क्लास थी हमारी, उन्होंने जो नेशनल मूवमेंट हमारे चल रहे थे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प, मदद, यानी जब मूवमेंट होते हैं तो उनमें पैसे की भी जरूरत पड़ती है भाई, है कि नहीं। तो पैसे किसने दिए, बिजनेस क्लास ने पैसे दिए उसके लिए, तो एक तरह से वो हेल्प कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे, रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स।
तो और उन्होंने क्या किया, जो बिजनेस क्लास थी उन्होंने क्या किया, जो फॉरेन या इंपोर्टेड गुड्स थे, बाहर से मंगाए हुए गुड्स थे, सामान था जो इंडिया में आया था, उसको भी वो क्या कर रहे थे, खरीदने से या बेचने से मना कर रहे थे। ना तो हम इसको खरीदेंगे और ना ही बेचेंगे। क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि उनको तो लॉस हो रहा था उस चीज से, तो उन्हें नहीं करना था। तो इस तरीके से जो बिजनेस क्लास थी हमारी, वो रोल प्ले करती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सफल बनाने में। ठीक है भाई, ये 5 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे और इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ाकर लिखेंगे, सेंटेंस पूरा बना के लिखेंगे, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आएगा ये आपका, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नया क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना, तो इसको बड़े अच्छे से समझेंगे कि क्या क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी 3 इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, वो 3 रिफॉर्म्स हमें बताने हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए किए गए, मतलब उसमें ग्रोथ बढ़ाने के लिए, जो फार्मर्स है उनकी एक तरह से हेल्प करने के लिए, कि जो फार्मर्स उनको नुकसान ना हो, उनकी जो फसल है वो अच्छी उगे और उससे वो अच्छा पैसा कमाए। इसके लिए 3 क्या बदलाव या स्टेप्स लिए सरकार ने, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो 3 रिफॉर्म्स कौन से करे गए वो देखते हैं। पहला है इंश्योरेंस फॉर क्रॉप्स। बहुत सारी चीजें होती हैं किसान के साथ, जैसे इंश्योरेंस किस लिए दिया जाए, इंश्योरेंस इसलिए दिया जाए कि जब किसान फसल करता है तो उस समय पर या तो सूखा पड़ जाए, है ना, या मान लो साइक्लोन आ गया, या बाढ़ आ गई, या आग वगैरह लग गई, या कोई बीमारी से उसकी फसल खराब हो गई, है ना, कोई बीमारी लगी फसल में और उससे उसकी फसल खराब हो गई, तो इसलिए सरकार क्या करेगी, इंश्योरेंस देगी। मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो कुछ ना कुछ उसको मुआवजा दिया जाएगा, उसका इंश्योरेंस किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा उसके बदले में। ठीक है भाई, जिससे कि उसका जो लॉस है उसकी भरपाई हो सके। तो पहला काम इंश्योरेंस देना स्टार्ट किया सरकार ने। दूसरा, टू प्रोवाइड लोन टू फार्मर्स। अब सरकार ने फार्मर्स को लोन देना भी शुरू किया, है ना। लोन किसके थ्रू दिया, ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी। बहुत सारी ग्रामीण बैंक्स बनाई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई, जिससे लो इंटरेस्ट रेट पर, किस पर, लो इंटरेस्ट रेट, है ना, जो इंटरेस्ट रेट थी वो काफी कम रखी गई, है ना, और उस पर इनको लोन देना शुरू किया ताकि ये लोन लेकर अपनी फसल उगा सकें और कुछ पैसा कमा सकें। जब वो पैसा इनके पास आए तो उसी में से अपना लोन चुका दें। ठीक है, तो दूसरा स्टेप इन्होंने ये लिया। तीसरा, स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम ऑन टीवी एंड रेडियो। ठीक है, सरकार ने क्या किया कि किसानों को जागरूक करने के लिए कि वो उनकी फसल में जो समस्याएं होती हैं उससे कैसे बचा जाए, है ना, तो उसके लिए सरकार ने कुछ एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स टीवी पर चलाना शुरू किया। उसके साथ साथ वेदर बुलेटिन्स, है ना, जैसे कि मौसम, आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा, इस साल सूखा तो नहीं पड़ेगा, इस साल बारिश कैसी होगी, जैसे कि हम अपनी टीवी पर देखते हैं, है ना, तो वो सारे प्रोग्राम सरकार ने फार्मर्स के लिए, उनकी सुविधा के लिए चलाना स्टार्ट किया। फोर्थ पॉइंट, प्रोविजन ऑफ एमएसपी। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सरकार है, हमारी जो सरकार है, वो किसानों से उनकी जो फसल होती है उसको लेती है कुछ मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। मतलब कुछ एक फिक्स प्राइस होता है कि इतने रुपए में अगर आपकी फसल कहीं भी नहीं बिकेगी तो इतने रुपए में तो हम आपकी फसल को खरीद ही लेंगे, जिससे आपको लॉस नहीं होगा। तो ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दूसरा, प्रोनाउंसमेंट ऑफ प्राइसेस टू प्रिवेंट फार्मर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। साथ ही साथ सरकार जो फसल होती है, चाहे वो आलू की करे, चाहे वो गेहूं की करे, चाहे वो गन्ना करे या कुछ भी करे, चावल करे, तो उसकी जो प्राइस होती है सरकार पहले ही अनाउंस कर देती है, जिससे ये होता है कि जो किसान है अपनी फसल को किसी मंडी में लेकर जाएगा तो उसको पता होगा कि सरकार हमसे ये फसल कितने रुपए में लेने वाली है। अगर वो किसी और को बेचना चाहें तो वो जो सामने वाला पर्सन है जो उनसे खरीदेगा वो उनसे ज्यादा प्राइस नहीं ले सकता, है ना, उनके साथ ज्यादा धोखा नहीं कर सकता। ठीक है, तो सरकार पहले ही अनाउंसमेंट कर देती है कि उनकी जो फसल है वो कितने प्राइस पे बिकने वाली है। ठीक है भाई, जिससे कि वो उनका एक्सप्लॉइटेशन होने से बच जाता है। तो ये 4 पॉइंट है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन में से कोई भी 3 पॉइंट आप सेंटेंस की फॉर्म में या बड़े बड़े इनको करके थोड़ा सेंटेंस की फॉर्म में लिखें, जिससे कि आपका आंसर बड़ा अच्छा सा दिखने लगेगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इंश्योरेंस करना स्टार्ट किया क्रॉप का। दूसरा, फार्मर्स को लोन देना स्टार्ट किया लो इंटरेस्ट रेट पर। तीसरा, स्पेशल वेदर बुलेटिन और एग्रीकल्चर प्रोग्राम चलाना शुरू किया। चौथा, एमएसपी और प्रोनाउंसमेंट ऑफ
प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये 3-4 बातें आप याद रखेंगे। इजी सा क्वेश्चन, मुझे लगता है इसको बताने के बाद अब काफी इजी लग रहा होगा आपको, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। 3 मार्क्स का है, आप याद रखिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, यहाँ से जो समझ आता है यहाँ पर कर लीजिए नोट, ठीक है। बाकी इसको अपने आप खुद से लिख कर देखना अभी, ठीक है, जो मैंने समझा दिया उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, मैंने सिविक्स से लिया है, ठीक है। सिविक्स की जो आपकी बुक है, सिलेबस है, उससे लिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स, एक्सप्लेन, है ना। कि हमारी जो मॉडर्न टाइम में जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर जो पावर शेयरिंग है वो काफी अलग अलग तरीके से है, तो उसको बताइए किस तरीके से है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस है ना। इनको अगर आप फिर एग्जाम हॉल में सामने देखोगे पेपर में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें करना क्या है, ठीक है। आप परेशान हो जाओगे, है ना। आप ऊपर पंखे गिनने लगोगे, कितने पंखे हैं, है ना, लेंटर में कितनी कलर हो रखे हैं, ठीक है, कितनी कंसील्स लगी हैं, ये करने पर मजबूर हो जाओगे। तो ये ना करना पड़े इसलिए आप साथ के साथ प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। सीट गिनने की नौबत ना आ पाए, है ना, क्लास में बैठकर। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि पावर शेयरिंग किस तरीके से है हमारी कंट्री के अंदर। देखो, सबसे पहले तो हमारी कंट्री में ना एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन से ये मतलब होता है कि यहाँ पर पावर 3 तरीके से डिवाइडेड है और वो सेम लेवल पर डिवाइडेड होती है ना, इस तरीके से। पहले लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशरी। अब इनका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। जो लेजिस्लेचर होता है वो पार्लियामेंट होती है ना, जिसमें हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं और मिलकर कोई एक कानून बनाते हैं देश के लिए, है ना, कंट्री के लिए कोई एक कानून बनाते हैं। फिर जब वो कानून बन जाता है उसके बाद एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है उसको लागू करवाना, है ना। तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे आईएएस वगैरह हो गए, है ना, आईपीएस वगैरह हो गए, वो सारे उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा जुडिशरी। लेकिन जब वो कानून का उल्लंघन किया जाता है, मतलब कानून तोड़ता है, जैसे मान लीजिए हेलमेट पहनने का कानून है अपनी कंट्री के अंदर, जब बाइक चलाएंगे तो हेलमेट पहनेंगे, ठीक है। और जब कोई हेलमेट नहीं पहनता है, स्टाइल मारता है ना, उसके बाल खराब हो जाएंगे। तो जब हेलमेट नहीं पहनता है तो फिर जब आप क्रॉसिंग से निकलते हो चौराहे से, तो वहां पर कोई ना कोई पुलिस वाला होता है और फिर आपको पकड़ लेता है, आजा बेटा खोपचे में आजा, चल तेरे को मैं देखता, ठीक है। तो फिर उसको देख लेता है, फिर उस पर क्या कर देता है, चालान कर देता है। तो जब कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है ना, अलग अलग तरीके के कानून है, जब उनको तोड़ते हैं तो वो फिर कानून कोर्ट में जाता है और फिर जुडिशरी उसको डिसाइड करती है कि क्या करना है इस पर्सन का, ठीक है भाई। तो इस तरीके से इस सिस्टम को हम चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बोलते हैं ना, चेक एंड बैलेंस होता रहता है। तो इस तरीके से यहाँ लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको पालन करवाती है यानी इंप्लीमेंट करती है, और जुडिशरी अगर उस कानून का कोई उल्लंघन करता है, तोड़ता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान कौन करता है, जुडिशरी करती है, ठीक है। इसी सिस्टम को हम चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बोल देते हैं। दूसरी, किस तरीके से पावर शेयर करते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्टिकल यानी कि इस तरीके से खड़ा सिस्टम, यानी कि डिफरेंट लेवल्स पर। तो उसमें सबसे ऊपर अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है और तीसरा लोकल गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या है, डिफरेंट लेवल का मतलब क्या है, इनके लेवल अलग अलग है, उनकी पावर भी अलग अलग है ना। जैसे सेंट्रल ज्यादा पावरफुल है स्टेट से, और स्टेट ज्यादा पावरफुल है लोकल से, लोकल गवर्नमेंट से, ठीक है। जो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है उसका बनाए हुए कानून का क्या नहीं कर पाएंगी, विरोध नहीं कर पाएंगी, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से डिवाइडेड है। अब तीसरा पार्ट देखते हैं, जो पावर शेयरिंग है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ये 3 तरीके से और डिवाइडेड है। अब ये कैसे है, पॉलिटिकल पार्टी से मतलब यहाँ पर ये जो अलग अलग पार्टीज होती हैं, जैसे कुछ रूलिंग पार्टीज होती हैं, एक रूलिंग पार्टी होती है कंट्री के अंदर, और बाकी की बची हुई अपोजिशन पार्टी हो जाती है, ठीक है। तो जब रूलिंग पार्टी कोई गलत काम करती है तो अपोजिशन वाली पार्टी उसका विरोध करती है ना, उसके अगेंस्ट विरोध करती है, बताती है, लोगों के बीच में जाके बताती है कि भाई देखो ये जो पार्टी है वो गलत कर रही है, ये वाली चीज सही नहीं है, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स मतलब जो ग्रुप्स लोग अपने अलग अलग ग्रुप्स लोगों के होते हैं, जब वो कोई डिमांड रखते हैं, पब्लिक की कोई डिमांड होती है, उसको वो सामने रखते हैं सरकार के, लेकिन सरकार जब नहीं मानती तो वो भी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। मूवमेंट्स यानी कि हम लोग जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं, जब हमारे साथ कुछ अन्याय होता है तो हम सड़कों पर उतर के आ जाते हैं, है ना, गाड़ियां फूकने लगते हैं, धुआं निकालने लगते हैं, ठीक है। रेलवे का नुकसान बहुत ज्यादा कर देते हैं, अपनी बसेस को आग लगा देते हैं, बहुत सारे काम करते हैं ना।
लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो जब हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी मूवमेंट में, तो उसे हम बोलते हैं कि जो पावर है वो सिटीजन्स के पास भी है। ठीक है, पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड इन लॉन्ग रन। ठीक है, तो जो पार्टीज होती हैं उनको ये डर भी रहता है कि अगर वो कुछ गलत करेंगी तो उनकी जो पावर है वो 5 साल के लिए ही होती है। ये सबको पता है ना, 5 साल बाद इलेक्शन होने होते हैं, तो सब डर डर के रहते हैं कि 5 साल बाद कहीं हम हार ना जाए। इसके चक्कर में क्या है, वो लोग सही से काम करते हैं, है ना। बाकी सब लोग अपनी अपनी जगह पे बढ़िया हैं, कौन कितना सही कर रहा है वो सबको पता है। ठीक है, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा और आपके लिए अब ये हलवा क्वेश्चन बन चुका होगा। ये बोले आप ये सोच रहे हो अब कुछ नहीं है, एग्जाम में बैठूंगा और इसको विद इन 2 मिनट लिख के खत्म कर दूंगा, है ना। तो अगर पापा की बेल्ट से बचना है, मम्मी की हवाई चप्पल से बचना है ना, रिजल्ट आने पर, तो मेरे साथ बेटा प्रैक्टिस करते जाओ, है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपने लिए, ताकि जो अगली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, वो वीडियो आपके पास पहुंच जाए डायरेक्ट। ठीक है, लाइक करना तो भूलना ही नहीं है, शेयर करना भी नहीं भूलना है, और कमेंट तो जरूर करना है कि कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, या कुछ भी जैसा लगा वैसा कमेंट जरूर कर देना भाई। ठीक है, अभी व्हाइट बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, इसके मजे ले लो। कुछ टाइम बाद डिजिटल बोर्ड की भी मैं व्यवस्था कर लूंगा, तो उस पर पढ़ाने लग जाएंगे। ठीक है, पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है वो आप देखिए, बाकी फीलिंग्स पर जाइए, है ना, भावनाओं पर। तो लाइक कमेंट शेयर कर देंगे सब बच्चे, मुझे लगता है आप लोग सब बढ़िया बच्चे हो। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे।